हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारे पास एक बुक है जिसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एजुकेशन के और एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो उसी बुक का निचोड़ और कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। यदि आप एक स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, तब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी एज ए नॉलेज के तौर पे ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके अंदर ये भावना होना चाहिए कि मैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज रख सकूं, मेरा ज्ञान का स्तर कितना ज़्यादा ऊंचा हो। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में मैं इस बुक के निचोड़ को रखने की कोशिश किया है मैंने। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट होगा, सुधा चंदन को भरतनाट्यम में प्रसिद्धि प्राप्त है। एक दुर्घटना के कारण उनका एक पैर काट दिया गया और कृत्रिम पैर यानी आर्टिफिशियल लेग की सहायता से नृत्य करके उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। इसी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, सबसे पहले मैं इनके बारे में बता देता हूँ। देखिए, सुधा चंदन का ये फोटो उतना क्लियर नहीं है क्योंकि बुक में है और मैंने एक्स्ट्रा से कुछ रखा नहीं है। बस सुधा चंदन जी के बारे में बता देता हूँ कि सुधा चंदन एक ऐसी व्यक्तित्व हैं, एक ऐसी महिला हैं, एक ऐसी सेलिब्रिटी कह सकते हैं जिनको भरतनाट्यम में प्रसिद्धि प्राप्त है। एक दुर्घटना के कारण जो है उनका एक पैर काट दिया गया। कृत्रिम पैर यानी आर्टिफिशियल लेग की सहायता से वो नृत्य करती हैं और इसमें जो है उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। तो दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि हमें अगर हमारे अंदर लगन हो, बहुत ज़्यादा लगन हो, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ एक पैर पे जो है भरतनाट्यम करके प्रसिद्धि प्राप्त करना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी एवं पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा, नाम आपने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध नाम है ये। अरुणिमा सिन्हा ने भी कृत्रिम पैर की सहायता से एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। अब देखिए, कृत्रिम पैर, ये जो आर्टिफिशियल लेग है, उसकी सहायता से एवरेस्ट की चढ़ाई कर पाना बहुत, आपको देखिए दो दो पैर है फिर भी आदमी चढ़ नहीं पाता है। लेकिन कहते हैं ना, जिनके पास हिम्मत होती है, जो हौसला होता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये एवरेस्ट को भी चढ़ गए। ठीक है, ऐसे दशरथ माझी हैं, जीतन राम माझी, देखिए उन्होंने पर्वत को काट दिया था। फिर रविंद्र जैन, अभी आपने सुना होगा, ये रविंद्र जैन बहुत प्रसिद्ध हैं। रामायण महाभारत में इन्होंने संगीत दिया है, जो बना है टेलीविज़न पे प्रसारित होता है रामानंद सागर जी का, शायद उसमें भी इनका संगीत है। इनको आंखों से दिखाई नहीं देता। इन्होंने बहुत सारी फिल्मों के लिए और टीवी कार्यक्रमों में, वही रामायण महाभारत जो टीवी का कार्यक्रम है, और बहुत सारा होगा, मैं वो सिर्फ उदाहरण उन्हीं दोनों का देता हूँ, उन्होंने अपना संगीत दिया है। उनके अच्छे संगीत के लिए उन्हें कई पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं। एक और व्यक्तित्व है, देखिए शरद गायकवाड़। इनका एक हाथ खराब है, शरद गायकवाड़ का, लेकिन क्या है, उन्होंने तैराकी के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया है। तो दोस्तों, अगर कोई ये सोचता है कि मैं विकलांग हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तो बहुत बड़ी भूल है उनकी। क्योंकि ये जो हमारे अभी इस वीडियो के जो नायक नायिका हैं, असली नायक नायिका यही हैं जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए कुछ इंस्पिरेशन छोड़ा है, देश के लिए कुछ किया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। देखिए, इसमें बात करेंगे हम इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम की। सबसे पहले इंडोर गेम क्या होता है, तो इसका अर्थ है घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, जैसे शतरंज, टेबल टेनिस, कैरम, ये हो गया। ठीक है, आउटडोर मतलब, आउटडोर का अर्थ है खेल के मैदान में खेले जाने वाले खेल, जैसे कि हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल। यानी घर के अंदर जो खेला जाता है वो इंडोर गेम है, और जो घर के बाहर मैदान में खेला जाता है वो आउटडोर गेम है। देखिए, खेल जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति जब खुले वातावरण में उछल कूद के साथ खेलता है तो उसका जो है मानसिक जो संतुलन है वह बनता है, यानी मानसिक रूप से अधिक सक्रिय हो जाता है वो। ठीक है, कुछ खेल इंडोर और आउटडोर दोनों होते हैं, जैसे बैडमिंटन और टेबल टेनिस। अब ये इंडोर भी है और आउटडोर भी है। फिर देखिए, इस पर हम बात करेंगे कि अपने देश की पीटी उषा, बीना मोल, बाल सम्मा, रोजा कुट्टी, ये लोग एथलेटिक्स हैं। ठीक है, फिर बुला चौधरी, तैराकी में इनका महारत हासिल है। सानिया मिर्जा को तो आप जानते ही हैं, टेनिस में महारत हासिल है। अंजू बाबी जॉर्ज को लंबी कूद में महारत हासिल है। मैरी कॉम को बॉक्सिंग में, साइना नेहवाल को बैडमिंटन में, साक्षी मलिक को कुश्ती में,
ये लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ चुके हैं। ठीक है, तो इन महिलाओं का या इनका नाम भी जानना जरूरी है, क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है कि सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित हैं, तो आप जानते रहेंगे तो बताएंगे टेनिस से संबंधित हैं, या बुला चौधरी किस 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 खेल से संबंधित हैं, तो तैराकी से। ठीक है, जब आप जानेंगे तभी तो बताएंगे। तो इसलिए मैं अच्छी अच्छी चीज़ों को मैंने मार्क करके रखा है और इस वीडियो में सारी चीज़ों को इंक्लूड कर देना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, फिर बात करते हैं मेजर ध्यानचंद की। ये पूर्व कप्तान है हॉकी के, भारत के हॉकी टीम के पूर्व कप्तान हैं मेजर ध्यानचंद। इनके नेतृत्व में भारतीय टीम ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, फिर पीवी सिंधु, देखिए बैडमिंटन खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु। अगर पूछा जाता है कि मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है, तो आप बताएंगे हॉकी से संबंधित हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित हैं, रियो ओलंपिक में रजत पदक विजेता हैं ये। फिर सुशील कुमार जी किससे संबंधित हैं? सुशील कुमार जी पहलवान हैं, भारतीय कुश्ती से संबंधित हैं ये सुशील कुमार जी। फिर बात करेंगे मिताली राज की, तो मिताली राज कप्तान हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम के, और टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी हैं ये। मिताली राज एक बहुत प्रसिद्ध चेहरा है महिला क्रिकेट टीम का, और कप्तान तो साफ साफ देख ही रहे हैं, मिताली राज जो है कप्तान हैं। फिर अजय ठाकुर की बात करते हैं, ये पूर्व कप्तान भारतीय कबड्डी टीम के हैं। ठीक है, कबड्डी टीम हमेशा जीतती है। भारत को कबड्डी वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले कप्तान और वर्तमान कप्तान दीपक निवास हुड्डा हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे नसरीन शेख की, ये कप्तान है राष्ट्रीय खो खो टीम के। ठीक है, अगला है हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, जूडो, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, दौड़, जो दौड़ होता है ना, कबड्डी, मलखम्ब, खो खो आदि राष्ट्रीय स्तर के खेल हैं। देखिए, हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन 29 अगस्त को, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, आप याद रखेंगे तो आपके लिए भी काम में आएगा। 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल के रूप में, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और भारत का राष्ट्रीय खेल तो हॉकी है, आपको पता ही है। आइए आपको फिर मिलाते हैं एक चर्चित हस्ती से, दीपा मलिक। इन्होंने रजत पदक जीतकर पैरा ओलंपिक 2016 में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी हैं। ठीक है, ये जैवलिन थ्रो, जो अभी अभी हमने जैवलिन थ्रो के बहुत ज़्यादा नाम सुना, ठीक है, उसी जैवलिन थ्रो से तैराकी भी और मोटर रेसलिंग से भी जुड़ी एक दिव्यांग भारतीय खिलाड़ी हैं। पैरा ओलंपिक खेलों में उल्लेखनीय उपलब्धियों के कारण भारत सरकार ने इन्हें अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया है, तो ये भी याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक और है, देखिए तमिलनाडु के मरियप्पन थंगावेलु ने ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता। 5 साल की उम्र में एक दुर्घटना में उनका एक पैर जख्मी हो गया था, इलाज के बाद भी ठीक नहीं हुआ। गरीबी और शारीरिक कमजोरी के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, अपनी कड़ी मेहनत और लगन से स्वर्ण पदक हासिल किया। ऐसे ही लोगों की बदौलत भारत का नाम विश्व स्तर पर चमक रहा है। इस बुक में एक पॉइंट और है, देखिए, सांप के पास बाहरी कान नहीं होते हैं, वे जमीन पर होने वाले कंपन को महसूस करते हैं और उसी को महसूस करके अपना रिएक्शन देते हैं। देखिए, वन्य जीव से संबंधित एक जानकारी अपने पास, विलुप्त प्रजातियां, कौन सी प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं, तो डायनासोर, मेमथ, लाल पांडा, डोडो पक्षी, लाल तोता, ये लोग क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं, अब इनकी प्रजातियां खत्म हो गई हैं। कुछ अगला है संकटग्रस्त प्रजातियां। अब ये प्रजातियां जो है संकट में, कौन, गौरैया जो है संकट में है। अफ्रीकन हाथी, बाघ, ये संकट में है। गिद्ध भी संकट में है, शाही भी संकट में है, शेर, काला हिरण, बारहसिंगा, कछुआ। ठीक है, ये सब क्या है, संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, यानी इनकी प्रजातियां क्या है, संकट में हैं, यानी ये पृथ्वी से अब समाप्त होने वाली हैं। ये लोग पृथ्वी से समाप्त हो चुके हैं, इनका जो है नंबर है समाप्त होने वाला, तो भाई हमें इनका बचाना जरूरी है, अगर हो सके तो संभव मदद करिए इनको बचाने में। देखिए, एक पॉइंट और मिला मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य एवं उद्यान। ठीक है, पहला जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, जिम कार्बेट
राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, ये बार बार पूछता है। देखिए ये कांजीरंगा वाला बहुत बार पूछता है, और दुधवा और चंद्रप्रभा भी पूछता है, अनेक कंपटीशन में पूछता है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि कंपटीशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं, जितने आपको दिए जा सकते हैं, वो आपको दे दिया जाए। फिर है बाघवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कान्हा किसली अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। ये भी पूछता है सरिस्का वाला भी, क्योंकि ये रेयर जल्दी कोई पढ़ता नहीं है। ठीक है, तो आप तैयारी करिए। और भी मैं बताता हूँ, इसमें एक और पॉइंट मिला है। देखिए, पहाड़ी इलाकों में लोगों ने चिपको आंदोलन चलाकर पेड़ों की कटाई को रोकने की कोशिश की है। इस आंदोलन की शुरुआत श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी ने की थी। इस आंदोलन में लोगों ने पेड़ों से चिपक कर उनको काटने का विरोध किया। इसको चिपको आंदोलन का एक नारा भी रहा है, मैं उस बता देता हूँ। लकड़ी, पानी और बयार, ये हैं जंगल के उपकार। ठीक है, ये उनका नारा है, लकड़ी, पानी और बयार, ये हैं जंगल के उपकार। अब इससे संबंधित एक और पॉइंट है, इसमें मैं भी बताता हूँ। देखिए, इसे मैती आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, पहाड़ी इलाके गढ़वाल में लड़के लड़कियों की शादी के अवसर पर पेड़ लगाने की प्रथा शुरू की गई, इसे मैती आंदोलन कहते हैं। आगे देखिए, फसलों के नाम, फसलों के प्रकार और अवधि। दोस्तों, इस बुक को पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा कि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, इसीलिए इस वीडियो को मैं बनाया हूँ। ठीक है, देखिए, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट आदि, ये सब खरीफ की फसलें हैं। वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त के प्रारंभ में बोई जाती हैं और जाड़े के प्रारंभ यानी नवंबर में काट ली जाती हैं। तो खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? जुलाई अगस्त में बोई जाती हैं और नवंबर में काट ली जाती हैं। फिर है गेहूँ, जौ, चना, मटर, अलसी, अरहर, राई, सरसों, आलू, ये सब क्या है? ये रबी की फसलें हैं। ये फसलें जाड़े के प्रारंभ यानी नवंबर में बोई जाती हैं और गर्मी के प्रारंभ अप्रैल में काट ली जाती हैं। फिर है सब्जियां हैं, कुछ सब्जियां हैं, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज आदि, ये सब क्या है? ये जायद की फसलें हैं। ये फसलें गर्मी के प्रारंभ यानी अप्रैल में बोई जाती हैं और वर्षा के प्रारंभ यानी जुलाई में काट ली जाती हैं। हमारी पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल एवं शेष पर लगभग 29% भाग पर स्थल है। बड़े बड़े स्थलीय भाग महाद्वीप भी हैं। महाद्वीप महासागरों द्वारा अलग किए जाते हैं। पृथ्वी पर 5 महासागर क्रमशः प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर हैं। इनमें से प्रशांत महासागर सर्वाधिक विस्तृत और गहरा है। यह संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है और इसका सबसे गहरा स्थान मेरियाना गर्त, ये कई बार पूछा है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है मेरियाना गर्त किससे संबंधित है? तो प्रशांत महासागर से। यह सबसे गहरा महासागर कौन सा है? या सबसे सर्वाधिक विस्तृत और गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। संपूर्ण पृथ्वी के, ये तो बताए ना, ये मेरियाना गर्त है जो लगभग 11 किलोमीटर यानी 11,034 मीटर गहरा है। ठीक है, पृथ्वी के लगभग 29% भाग पर फैला स्थल 7 महाद्वीपों में विभाजित है और ये महाद्वीप क्रमशः एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका हैं। इनमें से एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। हिमालय पर्वत पर स्थित विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट इसी महाद्वीप पर है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। एशिया में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। एक और पॉइंट खोज के निकाला कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। कोई पूछता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। देखिए, भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका विवरण मैं आपको देने जा रहा हूँ। पहला देखिए, 28 राज्य हैं, 13 इधर हैं और ये 15 से शुरुआत होकर 28 तक यहाँ पे इस पार्ट में आते हैं। ठीक है, सबसे पहला है आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है? अमरावती। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम का दिसपुर, बिहार का पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा का पणजी, गुजरात का गांधीनगर, हरियाणा का चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश का शिमला, झारखंड का रांची, कर्नाटक का बेंगलुरु, केरल का तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश का भोपाल, महाराष्ट्र का मुंबई, मणिपुर का इम्फाल, मेघालय का शिलांग, मिजोरम का आइजोल, नागालैंड का कोहिमा,
उड़ीसा का भुवनेश्वर, पंजाब का चंडीगढ़, राजस्थान का जयपुर, सिक्किम का गंगटोक, तमिलनाडु का चेन्नई, तेलंगाना का हैदराबाद, त्रिपुरा का अगरतला, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, उत्तराखंड का देहरादून और पश्चिम बंगाल का कोलकाता। तो ये थे। फिर इसके बाद बताते हैं भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत यहाँ राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सर्वोच्च न्यायालय एवं अन्य प्रशासनिक मुख्यालय स्थित है दिल्ली में। ठीक है। अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ का चंडीगढ़। ठीक है। दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव, पहले ये अलग अलग था, अब एक में है, तो इसकी राजधानी दमन है। दिल्ली की राजधानी दिल्ली है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। जम्मू कश्मीर का जम्मू एवं श्रीनगर है और लद्दाख का लेह है। तो अब देखिए ये जो क्या है, ये आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 जो क्या थे, 28 हमारे राज्य थे। उनकी राजधानियों का विवरण कर दिया मैंने इस वीडियो में। देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं हमारा संघीय शासन। हमारा देश 28 राज्यों तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इसमें केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर संसदीय शासन है। पूरे देश का शासन चलाने के लिए केंद्र स्तर पर केंद्रीय सरकार और राज्यों में राज्य सरकारें होती हैं। केंद्रीय सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का कार्य क्या है? कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका का कार्य क्या है? कानून को लागू करना। न्यायपालिका का कानून के अनुसार न्याय करना। ये कार्य है। यह चित्र संसद भवन का है। ठीक है। और इसके बारे में हम थोड़ा सा इधर से पढ़ते हैं। देखिए व्यवस्थापिका, कानून का निर्माण। भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। जो चित्र ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये चित्र जो आप देख रहे हैं यही संसद है, संसद भवन। ठीक है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद का निर्माण होता है। देखिए संसद कैसे बनती है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। इनमें से राज्यसभा को उच्च सदन, राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं, और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा के सदस्य 5 साल के लिए जनता द्वारा चुने जाते हैं। 25 साल या उससे अधिक आयु का व्यक्ति इसका सदस्य हो सकता है, यानी 25 साल से कम रहेगा तो इसका सदस्य नहीं हो सकता। इसके सदस्यों के चुनाव में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग वोट डालते हैं। राज्यसभा अस्थायी सदन है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। ठीक है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, सिर्फ सदस्य क्या है इसके प्रति 2 वर्ष पर ये सेवानिवृत्त होते जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को सांसद यानी एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसे देश का प्रथम नागरिक कहते हैं। देखिए जो राष्ट्रपति है वह देश का प्रथम नागरिक होता है। वह 5 वर्षों के लिए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। आप कोई पूछ भी लेता है ना कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो आप बता सकते हैं कि देखिए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ठीक है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। चलिए राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की गठन की जाती है। कुछ और पॉइंट है बताते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, देखिए हमारे देश में सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। यह न्यायालय देश की राजधानी नई दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसके बाद है उच्च न्यायालय। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है। इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में स्थित है। जिला न्यायालय, जिला स्तर पर भी न्यायालय होते हैं जिन्हें जिला न्यायालय कहते हैं। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है। अन्य अदालतें भी हैं, जैसे आपसी विवादों को निपटाने के लिए लोक अदालत, पारिवारिक अदालत और उपभोक्ता अदालतें भी हैं। देखिए राष्ट्रध्वज, हमारे राष्ट्रध्वज में 3 रंग हैं। 3 रंग होने के कारण इसे तिरंगा कहते हैं। ठीक है। राष्ट्रध्वज में सबसे ऊपर जो है केसरिया रंग होता है जो बलिदान का प्रतीक है। उसके बाद बीच में जो है सफ़ेद रंग होता है जो शांति का प्रतीक है। उसके बाद हरा रंग होता है, सबसे नीचे हरा रंग देखिए आप यहाँ पे। ठीक है। केसरिया, सफ़ेद और हरा। हरा क्या है? धरती की हरियाली का प्रतीक है। उसके बाद बीच में जो चक्र है, ठीक है, ये चक्र उन्नति की ओर अग्रसर होने का प्रतीक है।
ठीक है, देखिए ध्वज के बीच में सफ़ेद वाले भाग के मध्य में 24 तिल्लियों वाला नीला चक्र बना होता है। कोई पूछता है ना चक्र का रंग कैसा है, तो नीला है। और कितनी तिल्लियाँ होती हैं, तो 24 तिल्लियाँ होती हैं।